गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 12th के बायोमोलिक्यूल चैप्टर के लेक्चर लास्ट के बारे में। लास्ट लेक्चर जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेक्चर 7 के बारे में हमें पढ़ना है। लेक्चर 7 हमारा न्यूक्लिक एसिड है। अभी तक हमने टोटल 4 टॉपिक पे बातचीत करने की बात की थी और जहां पर पहला टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था प्रोटीन, तीसरा टॉपिक था विटामिन और चौथा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। हमने कहा कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पर बात की, दूसरे में हमने कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड डिस्कस किया, सेकंड लेक्चर में डाइसैकेराइड और थर्ड में पॉलीसैकेराइड। फिर उसके बाद हमने फोर्थ लेक्चर प्रोटीन पर बनाया, फिफ्थ लेक्चर में विटामिन पढ़ा और सिक्स्थ लेक्चर के बाद हम सेवंथ लेक्चर में पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। यानी कि प्रोटीन विटामिन ये सब पढ़ने के बाद हम लोग आज इस क्लास में न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमें ये पढ़ना है क्या होता है। यानी सबसे पहले ये चीज हमें समझना है कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे एक सिंपल सी कहानी है, बहुत समय पहले हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन नाम का एक चैप्टर क्लास 10th में पढ़ा करते थे। जब हम क्लास 10th में हुआ करते थे तो जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन नाम का एक चैप्टर आता था बेटा, वह चैप्टर ऐसा था जिसमें हमें ये समझ में आता था कि हम अपने पेरेंट्स से मैच क्यों करते हैं, यानी हम अपने पेरेंट्स के जैसे क्यों हैं। यही चीज समझने के लिए वो चैप्टर हमें पढ़ाया गया था। यानी हम ये जानते हैं जैसे कोई बच्चा नया जन्म होता है जिसका, तो उसका बताया जाता है ये दादा के जैसा है, ये पापा के जैसा है, मम्मी के जैसा। आखिर ये चीज कैसे पता चलती है, यानी कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसी विषय पर हमारी आपकी बातचीत होनी थी। हेरिडिटी क्या होती है और नए चीजों का इवोल्यूशन कैसे हो जाता है, वेरिएशन क्या होता है, यानी वो कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जिसका ट्रांसफर हो रहा है, यही हमें सीखना है। यानी हमें उस केमिकल सब्सटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है जिसका ट्रांसफर पेरेंट्स से उसके चाइल्ड तक हो रहा है, यानी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कौन से केमिकल सब्सटेंस का ट्रांसफर हो रहा है, यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमें सीखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सी चीज है जिसका ट्रांसफर पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में होता है और हम कैसे इसको समझ पाएंगे और सीख पाएंगे, इसी पर हम विचार करेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखाई देते हैं, इसी को हमें समझना है। तो जरा देखते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या है, हेरिडिटी क्या है, एवोल्यूशन क्या है। तो एक बात अच्छा ये समझिए, हेरिडिटी किसे कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, हेरिडिटी का मतलब होता है कैरेक्टर्स का या ट्रेड्स का ट्रांसफर होना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेड्स या कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो जाना, यही हेरिडिटी कहलाता है। और जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेड्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो कुछ न कुछ वेरिएशन आएगा, और जब ये एक जनरेशन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवे में ऐसे ट्रांसफर होते जाते हैं तो ये वेरिएशन भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जब ये वेरिएशन मैक्सिमम हो जाता है तो उसी को हम पहले जनरेशन को जब लास्ट की जनरेशन से कंपेयर कराते हैं तो उसी को हम नाम देते हैं क्या, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कोई नई चीज का नाम नहीं है, एक्सेस वेरिएशन होने की वजह से हम जब कंपैरिजन कराते हैं तो हमें कुछ न कुछ इवोल्यूशन दिखाई देता है, हमें लगता है कि बिल्कुल नई चीज है, तो उसी को हम इवोल्यूशन नाम दिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रेड्स या कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना। यानी कि हम ये कह सकते हैं ट्रेड्स या कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना, यही क्या कहलाती है, हेरिडिटी कहलाती है। और जब ये कई जनरेशन्स में हम कंपैरिजन कराते हैं तो उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन एक बेसिक सा सवाल ये है कि आखिर अगर यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है तो जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस होगा ना जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में गया, जिसकी वजह से हम पेरेंट्स के जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो उसी के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो जरा समझिएगा कि ये कैसे हो पाता है, क्या चीजें हैं इसके अंतर्गत, वही हम समझाएंगे आपको। कहा यह गया कि अगर हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में आपको समझाएं कि क्या है इसका होना, तो जरा ये समझिएगा। कहा गया कि पूरे के पूरे हेरिडिटी के बारे में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स का मतलब, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं उसी फिनोमिना को, जो ट्रांसमिशन होता है, यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स आर ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, दो प्रकार के ट्रेड्स आपको 10th में पढ़ाया गया था, एक इनहेरिटेड होता है, एक एक्वायर्ड होता है। इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम पेरेंट्स से जन्म के
दौरान प्राप्त कर लेते हैं, यानी जब हमारा जन्म होता है तो हमारे पास वो ट्रेड्स पहले से मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जन्म के पश्चात हमें एटमॉस्फेयर के थ्रू, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के बेसिस पर हम जन्म के बाद सीखते हैं, वो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो उस पर हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें जो बात करनी है वो ये बात करनी थी कि हेरिडिटी क्या होती है। एक क्वेश्चन कभी कभी सीबीएसई पूछ लेता है कि डिफाइन द टर्म हेरिडिटी। ठीक है, यह केस बेस्ड स्टडी में आने वाला एक क्वेश्चन हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि व्हाट इज हेरिडिटी, ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। केस बेस्ड स्टडी में हेरिडिटी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, अगली बात कहते हैं कि द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं? कहा यह गया कि किसी सेल के न्यूक्लियस में जो पार्टिकल पाए जाते हैं, जैसे कोई सेल है उसके न्यूक्लियस में जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, यानी कि वही ट्रेड्स या कैरेक्टर्स के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। और एक और टाइप का बायोमोलिक्यूल है जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, यानी कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स बने होते हैं। अब कहा गया जो न्यूक्लिक एसिड है उसको मेनली दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक को डीएनए कहते हैं और आरएनए कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स का ट्रांसफर होता है। और क्रोमोसोम्स किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। अगर क्रोमोसोम प्रोटीन से बने हैं तो प्रोटीन के बारे में हमें जानकारी है कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बने, प्रोटीन से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर हम आगे की बात जो भी पढ़ते हैं। अब हमने ये कहा कि अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, कहा गया क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन प्रोटीन से भी होता है, न्यूक्लिक एसिड से भी बनता है। जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो तरह का होता है, एक डीएनए कहलाता है, एक आरएनए कहलाता है। यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं, ये इनसे बना होता है। अब हम इसमें अगली बात ये समझते हैं कि since nucleic acids are long chain of polymers of nucleotide, so they are also called polynucleotide। ध्यान रखिएगा, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा तो प्रोटीन के दौरान हम ये पढ़ते थे कि प्रोटीन जो होती है बेटा वह अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर होती है ना। तो हमने कहा था कि एमिनो एसिड को आपस में कंबाइन करते जाएंगे, एक लॉन्ग चेन बनेगी, उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे। यही तो हमने बताया था, यानी कि एक लॉन्ग चेन बनेगी वह पॉलीमर कहलाएगा। तो जो पॉलीमर बना हमने कहा कि एमिनो एसिड एक मोनोमर है क्योंकि वो सिंगल यूनिट है, उसको आपस में CONH बॉन्ड से जोड़ते चले गए, पेप्टाइड लिंकेज कराते चले गए, तो एक लॉन्ग चेन बनी। जो लॉन्ग चेन बनी वो क्या है? वो पॉलीमर कहलाएगा। और पॉलीमर कहाँ है? वो प्रोटीन ही तो है। वैसे सेम यहां पर भी बताया गया कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है और उस न्यूक्लियोटाइड मोनोमर को आपस में इंटरलिंक कर दें तो जो बनेगा वो पॉलीमर बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड के आपस में लिंक करने के बाद जो पॉलीमर बनता है उसी को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वह न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर कहलाता है, यानी न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को ही हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि वो न्यूक्लियोटाइड क्या है जिसका पॉलीमर बनाने पर हम न्यूक्लिक एसिड ऑब्टेन करते हैं या बना पाते हैं। तो इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड क्या है और उसका पॉलीमर क्या होगा, इसके बारे में भी हमें बातचीत करनी होगी। कहा गया कि न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से अगर ये बनता है तो न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीमर होगा उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे तो उसी को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। अब हम इसके आगे चलेंगे और आगे की कहानी आपसे डिस्कस करेंगे। इनसे बहुत मतलब नहीं है, हमें बात यहां पर करनी है। ये देखिए, कहा गया केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि हम यहां पर ये समझने वाले हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में हमने दो बात अभी आपको समझाई कि न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हैं, एक डीएनए है और एक आरएनए। देखो बेटा, हम बायो के स्टूडेंट नहीं हैं, हम यहाँ पर केमिस्ट्री के अंतर्गत हम बायो के अंदर यूज होने वाले केमिकल सब्सटेंस को पढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है कि अगर हमें अगले स्टेप में बताया गया कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, कैसे ये बना होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत हैं, तो कहा गया कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए यील्ड्स ए पेंटोज सुगर, phosphoric acid and nitrogen containing heterocyclic compound called base।
इन डीएनए मॉलिक्यूल द सुगर मोइटीज, ये बताया गया। कहा यह गया कि इसके अंदर पेंटोज सुगर पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस पाया जाता है। तो हमने कहा कि वो सब छोड़ दो, सीधा आते हैं हम डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर पर। आप देखिए ये डीऑक्सीराइबोज है और ये बीटा डी राइबोज आपको दिखाया गया, यानी कि ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिया गया, इस स्ट्रक्चर पर अगर हम बात करते हैं तो बीटा डी राइबोज आपको दिखाया गया, इसे हम आरएनए कहते हैं। और जो हमारा उसके पहले दिखाया गया ये क्या हो जाएगा, डीएनए कहा गया। तो डीएनए मॉलिक्यूल के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज और एक हमारा आरएनए हो जाएगा। तो देखो इधर जो हमें दिया गया ये हमारा आरएनए है और ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। डीएनए का फॉर्मूला डीऑक्सीराइबोज होता है, आरएनए को हम केवल राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये हो गया डीएनए और ये हो गया आरएनए। अब एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है इसको याद करना पड़ेगा। याद करना कुछ इस प्रकार से पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो अभी आप जैसे देखने में ये लग रहा होगा कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है ना, लेकिन ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर नहीं है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अलग है और इसका स्ट्रक्चर अलग है। तो ये OH H H H H OH CH2OH ये 5 कार्बन का एक पेंटोज शुगर है। तो ये हमें 5 कार्बन का जो केस यहाँ पर दिया गया है इसको हमें याद करना पड़ेगा। और जो आरएनए यहाँ पर दिया गया देखो HOH और HOS, यानी सेकंड और थर्ड पर ऊपर साइड में H है, नीचे साइड में OH है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि इसी स्ट्रक्चर में आगे हम चेंजेस करेंगे और चेंजेस करके न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमारे पास डीएनए और आरएनए ये दोनों स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। डीएनए और आरएनए में सिर्फ चेंज किसका है, इसमें 2 नंबर में H और H ही लगा है, इसमें 2 नंबर पे HOH लगा है। यानी हम कह सकते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में 2 नंबर पे दोनों तरफ H है और इसमें H और OH मौजूद है। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है डीएनए और आरएनए का। क्यों, रीजन क्या है कि एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि आप डीएनए और आरएनए को डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है कि डीएनए और आरएनए को डिफरेंशिएट करिए, कैसे, स्ट्रक्चर के बेसिस पर। यानी कि आपसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल, यानी कि गिव टू स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, या गिव द स्ट्रक्चर या डिफरेंशिएट डीएनए एंड आरएनए बाय इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्म। स्ट्रक्चरल फॉर्म से डिफरेंशिएट करने को आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। तो डीएनए और आरएनए का ये केस समाप्त होता है। अब हम कहते हैं हाँ, दूसरा ध्यान देने की ये बात है कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राइट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए का एक डिफरेंस ऐसा भी आता है, तो आपको लिखना होगा पहले तो आप फुल फॉर्म डीएनए का डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद आप ये कहेंगे कि डीएनए जो होता है उसमें 4 बेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बेस। अभी हमने कहा कि पेंटोज शुगर, बेस, ये सारी चीजें डीएनए में प्रेजेंट थी। तो हमने कहा कि अगर हम न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर और बेस ये सब देख रहे हैं तो वही चीज यहाँ समझाया गया कि जो डीएनए होता है उसमें 4 बेस होते हैं। चारों बेस में नाम क्या बताया गया, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन। यानी कि ये 4 बेस क्या होते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं। और थायमीन की जगह पर अगर यूरेसिल लिख दिया जाए तो वो आरएनए का बेस कहलाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर डीएनए और आरएनए की बात करें तो शुरू के तीनों बेस दोनों में सेम है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये डीएनए में भी प्रेजेंट है, आरएनए में भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं चौथे बेस की, तो चौथे बेस के रूप में डीएनए में क्या प्रेजेंट है, डीएनए के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर थायमीन है और आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट है। अच्छा, एक बात ये कि अगर जो बायो के बच्चे यहाँ पर क्लास में देख रहे होंगे उनको क्लास 11th में ये स्ट्रक्चर्स भी बताए गए थे। हमारे यहाँ ये स्ट्रक्चर्स नहीं पूछे जाते हैं, यानी कम चांसेज रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इस पर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन, यूरेसिल इसका आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म पूछा जाए, ठीक है। तो आप डीएनए, हाँ, लेकिन डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर आता है, इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको ध्यान रखना है और एक जनरल डिफरेंस भी ध्यान रखना है, जहां पर हम बेस के बेसिस पर इसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अब जरा देखो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले आपको समझाए थे कि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। यानी अगर हम न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर को, न्यूक्लियोटाइड को आपस में इंटरलिंक कर दे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसी को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यही तो बात हुई थी ना। अब हमें यह समझना है कि अगर हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड की बात, तो न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होना चाहिए,
फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए, पेंटोज शुगर होना चाहिए, है ना। अभी यही तो बात हुई ना, पेंटोज शुगर होना चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए और बेस होना चाहिए, ये तीन चीज होनी चाहिए। जरा ये समझिएगा, ये आपको ए वाला जो स्ट्रक्चर दिया गया है न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है। किसका है बेटा? न्यूक्लियोसाइड। आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर अभी हम पीछे पढ़ करके आ रहे हैं, यहां लौटो, ये देखो बीटा डी राइबोज पढ़ के आ रहे हैं, यानी ये स्ट्रक्चर आरएनए का है। तो हमने ये कहा कि जब हमें न्यूक्लियोसाइड और टाइड बनाना है तो हम आरएनए का स्ट्रक्चर लेंगे, जो आरएनए का पीछे स्ट्रक्चर था वही उठाकर सेम टू सेम रख दिया गया। पहले कार्बन पर वहां जो लगा हुआ है OH, उस OH को हटाकर यहां पर क्या लिख दिया गया? बेस। देखो ये पहले कार्बन पर यहां क्या लगा था? OH लगा था, HOH ऐसे है, सब कुछ है। ये पहले पर OH लगा था तो यहां पर क्या रख दिया गया? पहले पर जो OH लगा था उसकी जगह पर यहां पर बेस रख दिया गया। यानी पहले कार्बन पर जो OH था, OH को रिप्लेस कर दिया बेस से, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम न्यूक्लियोसाइड नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। और एक बात ये ध्यान रखना है, उस न्यूक्लियोसाइड के अगर पांचवें कार्बन के OH को हटाकर, ध्यान रखना ये न्यूक्लियोसाइड हो गया। हमने कहा कि अगर आरएनए के पहले कार्बन के OH को हटाकर बेस लगा दें तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। और इस न्यूक्लियोसाइड के पांचवें कार्बन के OH को हटाकर अगर हम यहां फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं, OH की जगह पर फॉस्फेट ग्रुप अगर हम जोड़ दें तो ये जो बनेगा यह न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। तो ये न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में क्या है कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर लेना है, पहले पर बेस लगाना है, पांचवें पर PO4 लगा देना है। अगर ये ग्रुप हमने लगाया तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब एक बड़ा सवाल ये है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, यही कहा था ना। यानी कि हमने कहा न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। अगर न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है तो फिर संशय किस बात का है? अगर न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है बेटा, तब तो कहानी खत्म हो गई। इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड को हम आपस में अगर जोड़ते जाएं तो एक लॉन्ग चेन बनेगी। जो लॉन्ग चेन बनेगी वो क्या कहलाएगी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाएगी। यानी न्यूक्लियोटाइड की जो लॉन्ग चेन होगी उसी को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा वो एक लॉन्ग चेन कंपाउंड हो जाएगा, वही तो न्यूक्लिक एसिड है। अब सवाल इसका है कि न्यूक्लियोटाइड को हम आपस में इंटरलिंक कैसे करेंगे, यानी दो या दो से अधिक न्यूक्लियोटाइड को हम आपस में कैसे जोड़े कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाए। क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा तो उसी को तो हम नाम देंगे, किसको? न्यूक्लिक एसिड का। जरा ये देखो, कहा गया न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब देखना ध्यान से, एक ग्लाइकोसिडिक था, एक पेप्टाइड लिंकेज पढ़े। अब जो लिंकेज पढ़ रहे हो ये क्या है? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। कहा यह गया कि न्यूक्लियोटाइड को हम आपस में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से कनेक्ट करते हैं और कनेक्शन के दौरान बताया गया कार्बन नंबर 5 और 3, ये दो कार्बन हमें आपस में जोड़ना है। यानी पांचवें कार्बन और तीसरे कार्बन से हम इसे जोड़ देते हैं और डाई न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। जरा ये समझिएगा, ये आपको वही दिया गया जो इसके पहले था, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। आप जरा गौर करिएगा, अगर किसी को कोई संशय है तो अपने संशय को निपटा करके जाएं। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? 1 2 3 4 और 5, ये भी न्यूक्लियोटाइड है। यहां भी 5 नंबर से फॉस्फेट जुड़ा है, यहां भी 5 नंबर से फॉस्फेट जुड़ा है। हमने अभी आपको समझाया कि दो या दो से अधिक न्यूक्लियोटाइड को आपस में लिंक करेंगे तब जाकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। कहें हाँ। जब इन दोनों को जोड़ना है तो हमने अभी समझाया कि जब हम जोड़ेंगे तो ये तीसरे कार्बन को और पांचवें कार्बन को आपस में जोड़ना है। पांचवें से फॉस्फेट जुड़ा है, तीसरे से OH जुड़ा है। ये देखो, तीसरा कार्बन यहां लिया और पांचवा यहां लिया, तीसरे और पांचवें को आपस में इंटरलिंक कर दिया। जब लिंक किया तो ये फॉस्फेट ग्रुप से पूरा का पूरा जुड़ गया आपस में, जैसे पहले जोड़ के आए हैं। फॉस्फेट ग्रुप से ये जुड़ गया और जब फॉस्फेट से जुड़ गया तो इसी का नाम क्या हो गया? डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम हो जाएगा? डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर हमने ये कहा कि न्यूक्लिक एसिड बनाना है
दो को जोड़ोगे तब भी तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा, लेकिन हमें तो पॉलीमर बनाना था, तो हम इसी तरह से 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 जोड़ते चले जाएंगे और एक समय के बाद एक लॉन्ग चेन बनेगी जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे और वही हमारा क्या कहलाता है, वही न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। वही क्या कहलाता है, न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। और जो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है उसी से तो किसका फॉर्मेशन हुआ, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ, यानी क्रोमोसोम्स जो आप पढ़ते हो वो न्यूक्लिक एसिड से बने हैं। और न्यूक्लिक एसिड कैसे बना है, न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में इंटरलिंक करने से क्या बना है, न्यूक्लिक एसिड बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी बात ये बताई गई कि सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन इज सोन एज, कहा गया सिंप्लीफाइड वर्जन का मतलब ये हुआ, ये शुगर है, ये बेस है, ये फॉस्फेट है। ये देखिए फॉस्फेट लिंकेज ऐसे जुड़ता चला जाएगा, यानी PO4 से जितने भी आपको मोइटेड शुगर दिए गए ये आपस में इंटरलिंक होते चले जाएंगे और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। कहा गया इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द चेन ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। कहा यह गया कि अगर न्यूक्लिक एसिड आपस में इस तरह से इंटरलिंक होते चले जाएंगे, यानी कि पेप्टाइड ये जो आपका भी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनाते हुए चले जाएंगे, तो उसी का नाम हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स हैव अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो, इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है। वो कैसे है, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स फॉर DNA, यानी ये जो आपको दिखाया गया डबल स्ट्रैंड हेलिक्स, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, किसका, DNA का। और जो ऐसे बनेगा ये क्या होगा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और ये क्या होगा, DNA सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है। द न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर बाउंड अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन पेयर्स ऑफ बेसेस। ये देखिए जो इसमें बेस है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन पढ़े थे, वो बेसेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इसमें जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे से परस्पर सही मायने में पाए जाते हैं। The two strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are formed between specific pair of bases। कहा यह गया कि ये स्पेसिफिक पेयर के बीच में बनता है, इसलिए बढ़िया होते हैं। एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन वेयर साइटोसिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद गुआनिन। ठीक है,